so to say, of the editorial domain, of the Hindi editorial domain, and somebody who's been in the industry for 4 decades and looks like he's just started. So let me welcome Shri Shashi Shekhar, who's the editor-in-chief of Hindustan, to an Exchange for Media and Samachar for Media dialogue. Welcome Shashi ji. आपका Thank you. स्वागत है. Thank you very much अनुराग जी, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है मुझे. शशि जी, आप 4 दशक से पत्रकारिता में हैं और आपने ऊंचे मापदंड बना के रखे हैं. आप जिस भी संस्था में आपने काम किया है वहां पे एक सर्टेन एडिटोरियल एथिक्स आपने रखा है. आप मुझे बताइए पिछले 40 साल में पत्रकारिता में क्या फर्क आया है और आपने कैसे कैसे दौर देखे? असल में अनुराग जी क्या है कि हमारे देश में एक परंपरागत बुराई है. हम पुरानी चीजों को बहुत कहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति बहुत अच्छी थी, पुराने लोग बड़े बहादुर थे. हम ये भूल जाते हैं उस समय कि हम बहुत सी लड़ाइयां हारे भी हैं. तो जब हम पुरानों की बात करते हैं तो हम बड़े नॉस्टैल्जिक से हो जाते हैं और कभी कभी सच को दरकिनार कर देते हैं. मैं 1980 में एक्सीडेंटली आज अखबार के दफ्तर में चला गया था. मुझे मालूम नहीं था कि शेष जिंदगी मेरी अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी. मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, आर्कियोलॉजी पढ़ रहा था. लेकिन मैं जब पलट के देखता हूं तो पत्रकारिता के उसूल वही थे, आज भी वही हैं. पत्रकारिता की चुनौतियां तब भी वही थी, आज भी वही हैं. अगर आप 1980 में देखिए तो उस समय आपातकाल को लगे हुए कुल 5 साल हुए थे. तो लोग ये कहते थे कि अभी तो जी हमारी आजादी पूरी नहीं हुई है, कोई भी तानाशाह आ सकता है. आज हमारे लोग कुछ और तानाशाही का अलापते रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के बदलाव को हम टेक्नोलॉजिकल बदलाव से मिक्स कर देते हैं. टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आए हैं. टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन की वजह से जर्नलिज्म में गति आ गई, उसके मीडियम्स बदल गए. लेकिन जो जर्नलिज्म का उसूल है, खबर क्या है? खबर का ओनली एंड द ओनली इंग्रेडिएंट इज ट्रुथ. सच को अगर आप किसी भी चीज को मिला देते हैं तो खबर नहीं रह जाती, स्टोरी रह जाती है. तो इधर कुछ खबर और स्टोरी का तालमेल हो गया, खबर और कहानी का, और दूसरे टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बहुत से एक्सक्यूजेस तलाश लिए. ओके शशि जी, ये आपने एक बहुत रोचक तरीके से इसको समझाया. आपने 20 साल आज में काम किया, फिर आप टेलीविजन में काम किया, आपने आज तक में काम किया लगभग 2 साल, और उन दिनों आज तक के फॉर्मेटिव ईयर्स थे. तो दर्शकों को ये बताइए कि तब का अनुभव टीवी में काम करने का, आज आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे गेस्ट कमेंटेटर बन के जाते हैं, तो क्या चेंज आया है न्यूज टीवी में? आपने पिछले 20 साल में न्यूज टीवी की जर्नी देखी है. व्हाट हैज चेंज इन न्यूज टेलीविजन इन द लास्ट 20 इयर्स? असल में जब बहुत विस्तार होता है तो चीजों को समेटना बड़ा मुश्किल होता है. मैं आपने जिस चैनल का नाम लिया, मैं इनफैक्ट किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आज तक की मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आज तक ने मुझे बहुत सिखाया और आज तक मेरे दिल में बहुत ही एक कोमल कोने में रहता है. समय कम था वहां पर, लेकिन उस समय के टेलीविजन को आज से तुलना करना थोड़ा सा अन्याय होगा. आप अगर उन 2 सालों को देखें तो गुजरात का भूकंप रहा हो, नेपाल के राजघराने की हत्या रही हो, 9/11 रहा हो, अफगानिस्तान पर अमेरिका का इन्वेजन रहा हो, हमारे यहाँ संसद पर अटैक रहा हो, ऑपरेशन पराक्रम रहा हो जहाँ आई बॉल टू आई बॉल हमारे दोनों देशों की फौजें हो गई थी. वो खबर भरे दिन थे. ऐसा लगता था जैसे कि खबर ही खबर पैदा हो रही है. और उस जमाने में खबर ऐसी नहीं थी, वो दुनिया को बदल देने वाली थी. द प्री 9/11 जियोपॉलिटिक्स, पोस्ट 9/11 जियोपॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है. तो वो एक ऐसा समय था कि हमें खबर से फुर्सत नहीं रहती थी. फिर थोड़े से लीडर्स भी अलग तरीके के थे. जॉर्ज फर्नांडिस थे रक्षा मंत्री, हमने उनको स्टूडियो में बुलाया और वो आ गए. अब तो कोई भी रक्षा मंत्री चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल के स्टूडियो में जाने वाला है. और वहां पर हमने फैसला किया कि आज हम सारे व्हील्स तोड़ देंगे. कोई भी हेडलाइन नहीं पढ़ी जाएगी, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं डाला जाएगा
और आशुतोष ने 1 घंटे से ज्यादा का वो लाइव इंटरव्यू किया, शायद पौने 2 घंटे, मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं है। अभूतपूर्व था। लगातार मैं और उदय शंकर पीसीआर में खड़े हुए थे और लगातार हम लोग वो आशुतोष से बात कर रहे थे और जॉर्ज थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रहे थे। ऐसा लम्हा था कि सारे कर्मचारी स्टूडियो, चूंकि ओपन स्टूडियो था, चारों ओर से घेर लिया था और सांस लेने तक की आवाज आती थी। तो एक समय था जो उस समय स्टॉलवर्ड्स थे, जो सवालों को लेने से नहीं डरते थे, जो पत्रकारों को वैसे इस्तेमाल नहीं करते थे। अब आज मैं बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि आज के लीडर्स और सिनेमा के स्टार एक तरीके के हैं। सिनेमा का स्टार तभी अपीयर होता है स्क्रीन पर जब उसकी कोई नई मूवी आती है। आज का जो पॉलिटिशियन है वो भी इंटरव्यू तभी देता है जब उसको चुनाव लड़ना हो या कोई मैसेज कन्वे करना हो। वो आपके मांगने पे इंटरव्यू बहुत कम देता है। तो ये एक परिवर्तन बहुत बड़ा आया है कि हम मीडिया को, पहले मीडिया अगर बुलाता था तो तैयार होके जाते थे, अब ये है कि हमें मैसेज कन्वे करना है और ऐसे में मीडिया का दायित्व और चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। टेलीविजन को लेकर भी जो सवाल उभर रहे हैं वो इसी बात के हैं कि टेलीविजन खबर पर है या टेलीविजन कुछ दिखाने पर है, तमाशे पर है। तो इस पर एक बड़ी जोरदार बहस है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी भी देश के न्यूज चैनल्स, कुछ न्यूज चैनल्स बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ये द्वैत तो चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि जहां सच है तो सच की बुनियादी असत्य पे टिकी हुई है। असत्य है इसलिए सत्य है। अगर कोई आदमी सच बोल रहा है तो कोई आदमी खबर दिखा रहा है तो कोई आदमी स्टोरी भी दिखाएगा। और दूसरे एक बात और हो गई कि चूंकि विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से हुआ तो विस्तार की वजह से लोग बहुत जल्दी में आ गए। टीआरपी बहुत जल्दी ले लेनी है, ये बहुत जल्दी कर लेना है, और ऐसे में हमने उस आदमी की चिंता करनी छोड़ दी जो हमारा असली माई बाप है। और वो असली माई बाप या तो हमारा श्रोता है, या हमारा दर्शक है, या हमारा पाठक है, और हमारा कोई माई बाप नहीं है। उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है और उसकी भावनाओं की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। शायद थोड़ा सा इसमें घालमेल हो गया है। शशि जी, हाँ, आप बहुत कन्विंसिंग हैं और क्योंकि आप एक्सपीरियंस और फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको मानना आसान हो जाता है। आप जब टीवी देखते हैं आजकल तो ऐसा लगता है कि दो सच्चाइयां हैं। आपने बोला खबर और स्टोरी, दो दो ऑल्टरनेट व्यूज हैं। आज जो संपादक है, एंकर है, जर्नलिस्ट है, वो खबर दिखाने की बजाय खबर बना रहे हैं, अगर मैं ऐसे कह पाऊं। They are taking sides, they are giving their own interpretation of what the news is. In fact, dare I say, in some cases, they're actually becoming more like spokespersons for a certain cause. इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मैं अगेन बहुत किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं पर्सनल टिप्पणियां नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ पत्रकारों पर सारा नजला गिरा देते हैं। ये गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है कि हमें अपने इस प्रोफेशन की कुछ कंपल्शंस को समझना पड़ेगा, इसकी इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। आजादी से पहले सिर्फ, जैसे हम कहते हैं कि आजादी के पहले के संपादकों ने बड़ी भूमिका अदा की। अनुराग जी, अगर हम और आप मान लीजिए 1920 में पैदा हुए होते, मान लीजिए 1910 में पैदा हुए होते, तो हम क्या कर रहे होते? आज हम भारत के निर्माण में एक विनम्र भूमिका अदा करते हैं, टैक्स चुकाकर, थोड़ी सी समाज सेवा करके, मीडिया के जरिए, अपने प्रोफेशन के जरिए काम करके, और कभी कभी कुछ अपने निजी तौर पर लोगों के आंसू पोंछकर। उस समय इसके साथ एक दायित्व तो और था, और वो था देश की आजादी। और देश की आजादी सिर्फ एलिट्स नहीं लड़ रहे थे, देश की आजादी सिर्फ पत्रकार और संपादक नहीं लड़ रहे थे, देश की आजादी वो किसान भी लड़ रहे थे जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। इतिहास सिर्फ 3 लोगों को याद करता है, हीरोज को, जोकर्स को, हीरोज को, विलेंस को और जोकर्स को। इतिहास आम आदमी को दर्ज नहीं करता, और बताया जाता है कि इतिहास आम आदमी की गाथा बयान करता है। आम आदमी की गाथा कहाँ बयान करता है? जो 18 लोग इलाहाबाद में चौक के पास एक बरगद के पेड़ पर एक साथ लटकाए गए थे, उनके नाम तक नहीं है गजेटियर में। वो लोग थे जो साधारण लोग थे, जिन्होंने नाफरमानी की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो उस समय चूंकि सारा देश लड़ रहा था, हम भी लड़ रहे थे। इन 70 सालों में
कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो एक वैचारिक द्वंद्व पूरे देश में पैदा हुआ, और वो देश का वैचारिक द्वंद्व सिर्फ देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है, उसके शिकार अगर सामान्य लोग हुए हैं, उसके शिकार हम भी हुए हैं। और उसके शिकार हम दो तरह से हुए हैं, तीन तरह से। एक तो लोगों ने चश्मे पहन लिए। आज में मान लीजिए अनुराग जी प्रधानमंत्री हो जाए, मैं लिखूं कि अनुराग बत्रा को तो मैं तब से जानता हूं जब उन्होंने एक्सचेंज फॉर मीडिया शुरू की थी, वो तो बड़े इनोवेटर थे। लोग कहेंगे मैं चमचागिरी करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूं, कह रहे साहब वो बहुत स्मार्ट थे, और लोग भी चलाते थे लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। कुछ लोग कह देंगे मैं जेलस हूं, मैं बुराई कर रहा हूं। तीसरे लोग कह देंगे कि मैं जो हूं किसी और से मिला हुआ हूं। एक बात ये, क्योंकि चश्मे दूसरों ने पहन रखे हैं। दूसरी बात ये कि हमें कंटेंट के बिजनेस पर भी नजर डालनी होगी। हमें ये मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। लोग हमें ये मानते हैं कि हम गीता और कुरान और कोई रामायण वाले लोग हैं। अरे भाई, इस देश में गीता ईसा से 200-250 साल पहले लिखी गई थी, ऐसा विद्वानों का मत है। वैसे तो हजारों साल तक जाते हैं, लेकिन जो उसका प्राकट्य हुआ महर्षि वेदव्यास के महाभारत का जो काल बताया जाता है, और रामायण बार बार लिखी जाती रही, टिल रामचरितमानस आज भी लिखी जाती है। तो जो लोग उसे पढ़कर नहीं सुधरे, वो मेरा और आपका अखबार या वेबसाइट पढ़ के क्या सुधरेंगे। दूसरी बात ये कि हमने कंटेंट को फ्री कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट फ्री नहीं होना चाहिए। जब कंटेंट फ्री होता है तो उस इंडस्ट्री को चलने के लिए एडवर्टाइजर पर निर्भर करना पड़ता है। इस देश में एडवर्टाइजर सिर्फ दो है, या तो सरकार या फिर कॉर्पोरेट। तो अगर आपको वाकई फ्री एंड फेयर मीडिया देखना है तो आप कृपा करके सिर्फ एक कप चाय का पैसा हमें दीजिए। आप एक चैनल देखने का पूरा परिवार 1 रुपया रोज नहीं देते। एक कप चाय पे आप 10 रुपए खर्च करते हैं। एक बार मैंने बरेली में भाषण दिया, एक डॉक्टर साहब खड़े हो गए। आप तो बहुत अच्छे से सवाल पूछे, उन्होंने बाकायदा एक्यूज किया कि आप लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने, सर आप ये बताइए कि आपकी वाइफ है आपके साथ की है? वो भी डॉक्टर साहिबा थी। दोनों खड़े हो गए। मैंने, आप लोग एक दिन की चाय पर कितने रुपए खर्च करते हैं? तो आई डोंट नो। मैंने, यू मस्ट नो एंड यू मस्ट टेल। विचार कीजिए। दोनों ने बातचीत की। 50 to 60 रुपीज अ डे। तो 50 to 60 रुपीज अ डे, आप अखबार मेरा 45 रुपए में पढ़ते हैं महीने में। आपको शर्म नहीं आती? आप चाय वाले को पैसे देते हैं और मुझे पैसे नहीं देते। अब तो इस देश ने चाय वाले को प्रधानमंत्री भी बना दिया है। तो कृपा करके एक कप चाय का पैसा दीजिए, ताकि मीडिया कंटेंट पे जिंदा रह सके। वो इस सोसाइटी के लिए जरूरी है, जिस सोसाइटी को प्रोफेशनल वकील की जरूरत है, जिस सोसाइटी को प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत है, जिस सोसाइटी को प्रोफेशनल शिक्षक की जरूरत है, जिस सोसाइटी को कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए या बलात्कारियों पर फांसी पर चढ़ाने के लिए प्रोफेशनल जल्लाद की भी जरूरत है, उस सोसाइटी को क्या प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर्स की जरूरत नहीं है? तो अपनी हिपोक्रेसी से हमें खुद उबरना पड़ेगा। कम से कम कंटेंट के पैसे मिले, ताकि कंटेंट दबाव रहित हो सके। शशि जी, आपने बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखा, और मैं कहूँगा मीडिया का पक्ष रखा, क्योंकि आप हिंदुस्तान के मीडिया के दिग्गज संपादकों में से हैं जो आज भी कार्यरत है। आपने कंटेंट के लिए पे करने की बात की, दैट द सब्सक्राइबर शुड बी पेइंग फॉर देयर न्यूज कंटेंट। इन द लास्ट 4 months COVID has changed behavior. It caused disruption in many ways, and people like me are habitual to reading our 4-6 newspapers in the day, and while we consume websites, we like to read newspapers the old way, traditional way. Do you think post-COVID newspapers in their sites should go pay and will go pay? And do you see consumers at some stage start paying for that? Should I speak in Hindi? Both. We are Hindi, English, both, whatever you're comfortable. Okay. Because this interview will go both on Exchange for Media and Samachar for Media. So I'll keep you. I take it, I always interview VIPs in Hindi, लेकिन वो ST की साइट पे भी जाते हैं। तो हिंदी इस मायने में थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे मेरी हिंदी सुदृढ़ है। मैं आपसे कोई बात नहीं, आपने इंग्लिश में सवाल पूछा, मैं हिंदी में जवाब देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हिंदी इंग्लिश की बहस में नहीं फंसते हैं, दोनों हमारी भाषाएं हैं। एक बात, आपने कहा कि कंटेंट को क्या वेबसाइट्स को पेड होना चाहिए? ये जाना चाहिए।
मेरा जवाब है हाँ, होना चाहिए। कोविड की वजह से बहुत से अखबारों ने, बहुत सी वेबसाइट्स ने जो पहले फ्री देते थे, अपने ई पेपर्स को पेड कर दिया है। और मैं जानता हूं, मैं न अपने न किसी दूसरे ब्रांड की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो जो सब्सक्रिप्शन हमें मिले एक महीने में, वो हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर थे। हमारी मतलब इंडस्ट्री, नॉट वन पर्टिकुलर संस्थान जिसमें मैं काम करता हूँ या किसी और का। तो पूरी इंडस्ट्री को उससे बहुत बेहतर परिणाम मिले। मुझे ऐसा लगता है जैसे वापो या एनवाईटी बिका करते हैं, एक कॉम्बो बनने वाला है कि प्रिंट के साथ साथ आप हमारे डिजिटल एडिशंस भी खरीदिए और कुछ पैसे उससे इंक्रीमेंटल मिलेंगे। दूसरी बात, मार्केट अलग अलग तरीके के हैं। एक मार्केट वो है जहां हम और आप रहते हैं, दिल्ली और एनसीआर का मार्केट। हालत तो वहां भी बड़ी खराब है। अब जैसे मेरे यहाँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, ये नोएडा की सबसे अच्छी सोसाइटी बताई जाती है, मुझे मालूम नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन इस सोसाइटी में किसी भी एयरटेल, किसी भी रिलायंस, किसी भी एमटीएनएल, किसी भी बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आता। इसके लिए प्राइवेट नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा। तो अभी भी जो डिजिटल नेटवर्क की बात है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं कनेक्टिविटी की। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। शायद यही वजह है कि जहां पे मेरा अखबार, हिंदी का अखबार बिकता है, वहां पे हमारा अखबार 90% के करीब वापस आ गया पोस्ट कोविड एरा में, 90% के करीब। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं। जैसे वो हैंडसेट टेलीफोन वाले खत्म हो गए, जो पुराने फोन होते थे। टेलीग्राम्स खत्म हो गए, अब डाकिया चिट्ठी लेके नहीं आता है। ऐसी बहुत सी चीजें खत्म हो गई। तो प्रिंट भी सूनर और लेटर अलग तरीके से धीमे धीमे होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भाषाई अखबार हैं, उनके लिए रनवे बचा हुआ है। इंग्लिश के अखबारों के लिए बहुत तरह से सोचने का टाइम आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि रनवे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अब उनके डाइवर्सिफिकेशन का सबसे सही समय आ गया है। ऑलरेडी प्रोसेस था। कोविड ने बहुत सी चीजों के प्रोसेस को तय कर दिया है, तेज कर दिया है। जैसे हम और आप बायोमेट्रिक लगाते थे, हम और आप बहुत सी चीजें करते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि एक डाटा है हमारी बॉडी का जो कि सिक्योर होता जा रहा है। मैं मीडिया की इंडस्ट्री के बाहर के उदाहरण के जरिए आपको अपनी बात कहना चाहूंगा। स्टालिन ने एक भाषण दिया। स्टालिन के भाषण पे लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। लोग तालियां बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे, उनके हाथ थक गए, वो घबरा गए, उन्हें चक्कर आने लगे। डर ये था कि सबसे पहले ताली बजाना कौन बंद करे। एक कागज फैक्ट्री के मैनेजर ने ताली बजानी बंद की और बैठ गया। सबने तालियां बजानी उसी क्षण बंद कर दी और बैठ गए। अगले दिन उस कागज फैक्ट्री के मैनेजर को उठा के वो ले गए और साइबेरिया में बंद कर दिया, वो वही मरा। लेकिन वो स्टालिन का समय था। पर आज अगर आपके यहाँ एक ऐसी घड़ी हो, लगी हुई हो, जो कि किसी कोविड, किसी महामारी, किसी और वजह से लगी हो, लेकिन ये डाटा 5 साल 10 साल में, ये सारा डाटा ये बता सकेगा कि अनुराग जी अगर इस समय मुस्कुरा रहे हैं चंद्रशेखर को देख के, तो चंद्रशेखर के भी शायद हाथ में ऐसी घड़ी हो जो ये बता दे कि अनुराग जी दिल से मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग में मुस्कुरा रहे हैं, घृणा में मुस्कुरा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। ये बहुत सी चीजें हो सकती है। सेम जब वो प्रोसेस ऑलरेडी था, तेज हो गया, ऐसे ही हमारे मीडिया में भी प्रोसेस तेज हो रहा है और बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन है। पर भाषाई अखबार की रनवे बची हुई है। 90% सर्कुलेशन लौटा हुआ इसकी गवाही देता है। शशि जी, अगर हम हिंदुस्तानी न्यूज टेलीविजन की बात करें, अगर आपको उसमें 2-3 चीजें इंप्रूव करनी हो तो वो कौन सी होंगी? आपने बोला कि हमें हर मीडिया की परफॉर्मेंस को आज के सरोकार में देखना चाहिए। आज के सरोकार में अगर आप न्यूज टीवी में कुछ बेहतरी करना चाहे तो क्या करके कर पाए? मैंने 20 साल अखबार में काम किया था, जैसे आपने शुरू में फरमाया। उसके बाद मैं टेलीविजन में गया। अखबार में हम लिखते थे। अब जैसे मैंने आपसे बात कर ली, पूछ लिया कि सर मैं लिख दूं इसको, आपने कहा जी लिख दीजिए। लेकिन टीवी में मुझे कैमरा भेजना पड़ता था, आपकी बाइट लेने के लिए दिखाना पड़ता था। तो टेलीविजन से उकताने की वजह ये थी कि मुझे लगने लगा कि मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं लॉजिस्टिक मैनेजर हूँ, क्योंकि कैमरा भेजना, फीड मंगाना ज्यादा जरूरी है।
तो मुझे कभी कभी दोशांबे से हेलीकॉप्टर हायर करने पड़ते थे रिपोर्टर्स भेजने के लिए अफगानिस्तान। अब वो हेलीकॉप्टर वालों से सिर मारना पड़ता था अपने एक लॉजिस्टिक मैनेजर के साथ कि कितने पैसे लेंगे नहीं लेंगे। तो ये टीवी की एक प्रॉब्लम थी, आज भी है, कि उसे दिखाना होता है। उसका ये ताकत भी है, उसकी ये कमजोरी भी है। हम शायद दिखाने के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। न्यूज को सिर्फ दिखा के ही काम नहीं चलता, न्यूज बहुत सी तरीके से अभिव्यक्त की जा सकती है। मैं एक नॉन न्यूज उदाहरण देना चाहूंगा। आपने माचिस फिल्म देखी हो शायद, गुलजार की, अद्भुत फिल्म थी और पाथ ब्रेकिंग मूवी थी वो। माचिस में एक टॉर्चर सीन दिखाना था कि वो सरदार जी बच्चे को उठा के ले जाती है, पुलिस टॉर्चर करती है, छोड़ती है, उस टॉर्चर की वजह से वो टेररिस्ट बन जाता है। गुलजार के सामने सवाल ये था कि वो टॉर्चर दिखाएं या ना दिखाएं, दिखाएं तो किस हद तक दिखाएं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यूअर के एस्थेटिक के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो उन्होंने बस इतना दिखाया कि पुलिस ले गई उसको दिन में, आधी रात को उसी जगह पे छोड़ा, लड़का अपने पैरों पे चलता हुआ गया था, जब आया तो टूटा फूटा था, सब कुछ लोगों ने समझ लिया। हम दिखाने के चक्कर में कई लोगों के एस्थेटिक से तो खिलवाड़ नहीं करने लगे हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हम लोगों की जो सत्य के प्रति आस्था है कि उससे तो खिलवाड़ नहीं करने लगे हैं। सवाल नंबर 3, महावीर ने कहा था सत्य के 7 स्वरूप होते हैं, आपको एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ इज नथिंग बट इट्स वर्जन, कि हर आदमी का अपना वर्जन होता है ट्रुथ का। तो हम शायद दिखाने के चक्कर में और वर्जन के चक्कर में ट्रुथ की जो सार्वभौमिकता और सार्वजनीनता है, जो उसकी यूनिवर्सलिटी है, उसको शायद थोड़ा सा भुला बैठे हैं। अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं फिर करना चाहूंगा, लेकिन मैं तो, मेरे अगर आप देखिए तो मेरे प्रोफाइल में ही लिखा है कि छपा हुआ शब्द मेरी पहली मोहब्बत है, लिखा हुआ शब्द मेरी पहली मोहब्बत है। अब इस उम्र में दूसरी मोहब्बत नहीं करना चाहता। शशि जी, आपने बड़े बड़े दिग्गजों के इंटरव्यू किए, प्रधानमंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, हर क्षेत्र में दिग्गजों के। मैं पॉलिटिशियंस के बारे में बात करना चाहूंगा। आपके 2 मोस्ट मेमोरेबल इंटरव्यू, 40 साल आपको पत्रकारिता में पूरे हो गए, कौन से हैं और क्यों? और इसके साथ जुड़ा हुआ ये एक प्रश्न कि जो एक संपादक और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप था, वो क्या चेंज हुआ है आपने जब शुरू किया और आज में कितना फर्क है और क्या फर्क है? पहले सवाल का जवाब कि 2 इंटरव्यू जो मेमोरेबल रहे, उन्होंने मुझे सिखाया। एक इंटरव्यू मैंने चंद्रशेखर जी का किया, अब ये लोकनायक मार्ग हो गया है, तब 7 RCR था। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और उनकी कुर्सी जाने वाली थी, वो जानते थे। वो उनके आखिरी कुछ दिन थे, 1-2 महीने, मैं उनका इंटरव्यू करने गया और सत्य प्रकाश मालवी भी वहां बैठे हुए थे उस समय। चंद्रशेखर जी बहुत ही ट्रुथ का उनका एक वर्जन होता था, बड़ा तीखा होता था। जैसे वो कह सकते थे मुझे आप लोगों पर तरस आता है, तो वो उनका एक अंदाज था बात करने का। कुछ बड़े का भी अंदाज था, कुछ तुर्शी भी थी, और वो ये भूले नहीं थे कि उस उम्र में भी वो युवा तुर्क थे, उन्हें लगता था वो युवा तुर्क है। मैंने उनसे पूछा कि आप तो ये बातें कह रहे हैं और राजीव गांधी ने ये बात कही है और आपकी सरकार तो राजीव गांधी के रहमो करम पर टिकी हुई है, एग्जैक्ट दीज वर माय वर्ड्स। तो उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले अगर कोई अपनी झोपड़ी को राजमहल समझता है तो मुझे उस पर तरस आता है। ये उन्होंने राजीव गांधी के लिए बोला था। राजा तो वही होता है जो राजमहल में बैठा होता है, और फैसला भी वही लेगा जो राजमहल में बैठा हुआ है। तो ये शक्ति और अपने एलाइज से न दबने की कुव्वत और पत्रकारों से सीधे सीधे बोलने की ताकत, वो चंद्रशेखर जी में थी। ये बात अलग है कि मेरे उनके अनुभव थोड़े अलग तरीके के थे। हम जब मिलते थे तो हम दोनों, एक शशि शेखर था, एक चंद्रशेखर था, मुझे ऐसा लगता है 2++ मिल जाते थे। तो एक इंटरव्यू वो कि इतनी ताकत से कोई आदमी बोल सकता है, उस आदमी के लिए जिसके बूते पे सरकार। दूसरा इंटरव्यू था उससे भी बहुत पहले, रविशंकर जी का। रविशंकर जी ने इलाहाबाद में सितार बजाया। मैं चंद भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्होंने रविशंकर जी को मन से बजाते हुए देखा है, और मैं चमत्कृत रह गया, मुझे सितार के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन नाद ब्रह्म होता है उस दिन मेरी समझ में आया। रोंगटे खड़े हो गए कई बार। इंटरव्यू करने गए,
और एक जवानी का जोश होता है। हर आदमी से पूछते थे, ये बताएं आप आम आदमी के लिए क्या करेंगे। एक उस समय का बड़ा प्रचलित सवाल था। जैसे जब मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया तो हर एंकर पूछता था या पूछती थी, ये बताइए वहां माहौल क्या है रिपोर्टर से। तो मैंने ये बंद करा दिया था कि ये सवाल नहीं पूछोगे। हम ऐसे ही पूछते थे कि भाई ये बताइए आम आदमी के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं? मैं कोई आम आदमी का गायक या बजाने वाला थोड़ी, मैं ढोलक थोड़ी बजाता हूं। मैं एक शास्त्रीय संगीत का शैली। साधक हूँ। और मैं तो शास्त्रीय हूँ, मैं तो क्लासिकल हूँ, मैं तो क्लासिकल ही बजाता हूँ। मुझे उनकी सच्चाई और जो क्लासिफिकेशन था और दिमाग में जो क्लैरिटी थी उसने सिखाया। तो ये 2 इंटरव्यूज बहुत अच्छे थे मेरे जीवन ओके। अब मुझे आजकल जो राजनेता है, पहले ऐसा होता था एक संपादक इंटरव्यू करता तो राजनेता का खुशकिस्मती होती थी। आजकल कई बार ऐसे इंटरव्यू लगता है, देख के लगता है जैसे राजनेता से ज्यादा संपादक या पत्रकार की खुशकिस्मती है। में। तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अनुराग जी, ये भी थोड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले एमपी कौन हुआ था पत्रकारों में? मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे याद नहीं है। आप शायद पैदा भी नहीं हुए हो। हाँ, हो सकता है। या आप पैदा हो गए हो तो छोटे रहे होंगे। बहुत बड़ा नाम है उनका। लेकिन उनके सारे काम को सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी ने उन्हें एमपी बना दिया, मैं उनके सारे काम को धो नहीं सकता। मेरे पूर्वज थे, मैं उनको बड़ा आदमी मानता था, मानता हूँ, उनसे सीखता रहा हूँ, सीखता रहूंगा। वो उनका एक पक्ष था, वो उनका हक भी था, उनका लीगल राइट था। चंद्रशेखर जी से एक और इंटरव्यू मैंने पहले किया था। मैंने उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? यही सवाल वीपी सिंह से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं बनना चाहते। चंद्रशेखर जी ने कहा हाँ, हम बनना चाहते हैं। क्या इसमें कोई संवैधानिक अड़चन है? क्या ये इंडियन पैनल कोड में लिखा हुआ है कि हम नहीं बन सकते हैं? अरे हमारी महत्वाकांक्षा है, हम बनना चाहते हैं। कौन इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा? तो वो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो बने। मैं उनके काम को नहीं करता। देखिए ऐसा है कि अच्छाई बुराई दोनों थी हमेशा से। मीडिया इंडस्ट्री 1980 में इससे खराब हालत में थी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सी बात है। आज तो तमाम तरह का मीडिया है, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के लोग अपनी बात कहने वाले हैं। मेरे पास 500 उदाहरण है उस तरीके के कि न्यूज रूम कैसे हुआ करते थे और क्या बातें होती थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय संपादक इतने महान और इतने धाकड़ होते थे कि लोग उनसे कांपते थे, ऐसा नहीं है। आज भी जो लोग सच बोलते हैं, जो उनसे कुछ मांगने नहीं जाते, जिन्हें पद्मश्री नहीं चाहिए, जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा नहीं चाहिए, जिन्हें कोई किसी तरह का कुछ कोटा नहीं चाहिए, तो आज भी उनकी इज्जत होती है। और थोड़ी बहुत इज्जत बहुत से लोगों ने कमाई है। शायद मैं भी उन चंद भाग्यशाली लोगों में हूँ जिसने कोई सरकारी मदद कभी नहीं ली। तो मुझे नहीं लगता कि तब से अब में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। बस एक अंतर आया है कि चूंकि तब के शिष्टाचार अलग थे, क्योंकि अखबार कितने होते थे, 3 या 4। एक राष्ट्रीय अखबार होता था टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। वो राष्ट्रीय क्यों थे ये भी मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन वो राष्ट्रीय माने जाते थे। हम इलाकाई अखबार होते थे। हम बनारस में बैठे होते थे या आगरा में बैठे होते थे या पटना में या भोपाल में बैठे होते थे। तो उस समय के जो संपादक थे ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि कम थे इसलिए लोगों की नजर में कम आते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे। आज मीडियम बदल गया, दिखाई पड़ते हैं। और मैं जब टेलीविजन में आया तो आज वो सज्जन टीवी में बड़े संपादक हैं। मैं एज रिपोर्टर उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने दुनिया में उससे बेहतर रिपोर्टर नहीं देखा। तब वो मेरे चैनल में स्पेशल करस्पॉन्डेंट हुआ करते थे। और फैंटास्टिक, द बेस्ट रिपोर्टर ऑन द अर्थ मैं बोलता हूँ। उनकी कुछ रिपोर्टिंग बहुत अद्भुत थी। वो उन्होंने किसी बड़े नेता को सर कह के फोन किया। तो मैंने कहा सर बोलते, सर मत बोला करो, नेता को नाम लिया करो। तो सर मुझे तो बाइट लेने जाना है, आप तो यहाँ बैठे बैठे हुक्म दे रहे हो, आप तो प्रिंट के आदमी हो, क्योंकि आप तो फोन पे बात करके छाप देते थे। ये डिफरेंस आ गया कि बाइट लेने के लिए जब 500 लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं तो आपके हाथ में राइट टू रिजेक्ट आ गया। और जब राइट टू रिजेक्ट आता है तो नेगोशिएशन उस आदमी का डेवलप हो जाता है जो कि जिसके हाथ में रिजेक्शन की पावर है। ये एक अंतर आया है। हम बार बार पत्रकारों को दोष देते हैं। हम बार बार पत्रकारों को दोष देना ये बहुत आसान है। ये कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, वो बड़े कमजोर है, कापुरुष है। जी नहीं, कंपल्शंस भी एक चीज होते हैं और उसमें भी वो भले लोग कम से कम ट्रुथ को लेके अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं अड़े हुए हैं। आप चाहे किसी एनकाउंटर को देख लीजिए, चाहे आप किसी रेप को देख लीजिए, चाहे आप किसी घटना को देख लीजिए, ऐसा नहीं है।
जयपुर में जो तमाशा हो रहा है और जो गुड़गांव में, आप जरा ये देखिए कि कुछ हिंदी चैनल्स की रिपोर्टिंग वाकई बहुत अच्छी है। मैं अंग्रेजी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हिंदी वालों की जिन पर आरोप लगते हैं और जिनके संपादकों को रीढ़विहीन कहा जाता है। दे आर वेरी गुड जर्नलिस्ट। लेकिन कंपल्शन को तो सोचिए, अगर बाइट लेने के लिए वहीं आप क्या जाओ और 50 लोग और खड़े हो और आपके हाथ में राइट ऑफ रिजेक्शन हो, तो मैं शशिशेखर को दूंगा या मिस्टर एक्स को दूंगा, तो होड़ लग जाएगी ना। शशि जी, क्योंकि हम न्यूज टेलीविजन और न्यूज टीवी की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल में कौन से ऐसे घटनाएं हैं, रिपोर्टिंग है जो आपके माइंड में आज भी फ्रेश है, जो मैं कहूँगा आप समझते हैं कि सबसे अच्छी रिपोर्टिंग है न्यूज टेलीविजन की, या टर्निंग पॉइंट है? तो ऐसे 2-3 न्यूज कवरेज जो आप इंडियन न्यूज टेलीविजन के टर्निंग पॉइंट मानते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। कारगिल की लड़ाई, उस समय जो रिपोर्टिंग हुई उससे पहले कभी भी युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग नहीं हुई थी ऐसी जो दिखाई गई। हालांकि वो जो दिखाया गया वो लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग दूर तक गए, इतना आगे भी कभी नहीं जाते थे। अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई तो मेरे ही चैनल ने, चूंकि मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, 2 पत्रकारों को वहां भेजा और वो अद्भुत रिपोर्टिंग उन लोगों ने की। मैं नाम लेना चाहूंगा उन पत्रकार का, प्रभात शुक्लू। अब वो आजकल उतने सक्रिय नहीं रहे हैं। हमने उनको भेजा और वो इलाहाबाद के ही थे, मैं भी इलाहाबादी हूँ, तो मैं इलाहाबाद में रहा हूँ बहुत साल। तो वो मैंने कभी, वो एक बार तुलसी में बोले, मैंने इलाहाबाद में कहा जाता है झुक के बोला करो जी बेहतर है, तो वो बड़े मजाक में कहते थे जी बेहतर है। तो उन्होंने फोन किया, हमने वीडियो फोन खरीद के उनको दिया। तो एक झोपड़ी में वो रहते थे जिसको आधा पार्ट जो था वो एक फ्रेंच जर्नलिस्ट के पास था। उनका सवेरे सवेरे फोन आया प्रभात का, बोले कैसे हो प्रभात, जी बेहतर है। फिर हंसे, बोले जो बगल की जो झोपड़ी में जो वो रहता था फ्रेंच जर्नलिस्ट, उसका गाइड कल उसका रात में सिर काट के और उसके सारे पैसे लेके भाग गया, बाकी सब जी बेहतर है। फिर हंसा वो। तो मैंने कहा कि प्रभात, मुझे लगता है कि आप आना चाहो तो तुरंत आ जाओ वापस, लेकिन आप क्या सोचते हैं? बोले कहा नहीं सर, मैं काम करके आऊंगा, मैं भी 2-3 दिन रुकूंगा। देखिए ये जर्नलिस्ट की एक ताकत होती है। वो बगल में लाश पड़ी हुई थी, सिर्फ एक छोटा सा पार्टीशन था फूस का, और उसके बाद वो वहां पे रहे, उन्होंने काम किया। तो इस तरह के जर्नलिज्म ने हिंदी जर्नलिज्म को, इंग्लिश जर्नलिज्म को, इंडियन टीवी जर्नलिज्म को नई दिशा दी, जो हम तब तक कुछ विदेशी चैनल्स में देखा करते थे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि कोविड के दौरान भी, अभी भी अगर आप देखिए, तो अब सिर्फ टीवी नहीं, मौजों में भी और तरह तरह से हमें जर्नलिज्म के बहुत से स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट्स का एक वर्जन था, लेकिन लोग सड़कों पे जा रहे थे, पैदल थे, भूखे थे, प्यासे थे, उनके पैरों के छाले पोंछने के काम पत्रकारों ने किए। मैं पत्रकारों के नाम जानता हूँ। हमने भी कहा कि हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे, चूंकि हिंदुस्तान का एक संवाददाता नोएडा से लेके झारसुगुड़ा की सीमा तक है, तो हमने कहा कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनके दुख दर्द को उजागर कीजिए, और जो दातव्य यानी कि जो जो संस्थाएं उस तरह की हैं जो चैरिटी में लगी हुई हैं, इनको भी आप साथ लाने की कोशिश कीजिए। तो लोगों के आंसू पोंछे गए। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, चंद गाल चलाने वाले लोग जो दिल्ली, बंबई या कहीं बैठे होते हैं, वो तो कैप्चर कर लिए जाते हैं, वो जिहादी होते हैं। लेकिन वो लोग जो धूप में उनके साथ मेरे लोग चल रहे थे या और लोग चल रहे थे, इतिहास उनके नाम दर्ज नहीं करता। थैंक यू शशि जी। जो यंग रिपोर्टर्स, यंग मीडिया प्रोफेशनल्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको आपकी क्या राय होगी कि वो कैसे आज के दौर में अच्छी पत्रकारिता कैसे करें? भविष्य अब सबसे उज्जवल आने वाला है। वो उज्जवल इसलिए आने वाला है कि जैसे कृष्ण की बात कही जाती है, गीता ने कहा, गीता में कहा उन्होंने, यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होगी तो अधर्म को दूर करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। आज जब ट्रुथ के तमाम वर्जन सामने आने लगे, तो उसके पूरे पंजेंट टेस्ट के साथ उसको बिना किसी रंगत के रखने के लिए नौजवान लोगों के पास तमाम तरह के मीडियम्स आ गए हैं। पहले अगर मुझे लिखना होता था तो मैं तमाम, जब मैं 20 साल का था तो तमाम मैगजीन्स में लिख के भेजा करता था हाथ से।
कभी छपता था, कभी नहीं छपता था। आज तो इतने इतने मीडियम मेरे पास है कि मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूँ। तो उनके पास आज मीडियम्स आ गए हैं और उसके कॉमर्शियल इम्प्लीकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया का ही उदाहरण देना चाहूंगा। क्या सक्सेसफुल वेंचर आपने खड़ा किया। आज से 15-20 साल पहले लगता नहीं था कि मीडिया पर कोई साइट इस तरह से करेगी ईमानदारी से काम करके। इसी तरह से मैं यूक्रेन के एक वीडियो चैनल का उदाहरण देना चाहूंगा। 3 लड़कों ने उसको बनाया और आज वो बहुत प्रॉफिटेबल चैनल है। वो सिर्फ आईफोन से शूट करते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं। फिलीपींस का एक चैनल यही कर रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दुनिया में जहां ट्रुथ को लेकर लोग सामने आए और लोगों ने उन्हें अपने सिर पर बैठाया। शशि जी, आपने 40 साल के इस लंबे कार्यकाल में बहुत लोगों के साथ काम किया है, 4 मीडिया ओनर्स के साथ काम किया है, और आपने बहुत कुछ देखा है। आप प्रसार भारती के बोर्ड पे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पत्रकारिता में ऐसे कौन से लोग हैं who you respect? I'm sure you respect a lot of people who you look up to and you feel they have done a big contribution. And especially मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो संपादक और मीडिया ओनर का जो संबंध है, the relationship between the media owner and the professional editor, where is it headed? Where is it going? असल में एडिटर्स भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात को ठीक से कहते नहीं है। मैं आज पहली बात ये कि मुझे कभी भी बहुत दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। ये भी नाटक है, लोग कहते हैं दबाव का सामना करना पड़ता है। आप में एक शक्ति होनी चाहिए जो उस समय की स्थिति है उससे रूबरू होने की। मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक अखबार में काम करता था, उसके स्वर्गीय ओनर से आप भी मिले थे और अन्य लोगों से भी आप मिले हैं, आपके भी संबंध बहुत अच्छे थे उनसे। वहां पर वो अखबार देहरादून में बहुत अच्छा बिकता था। मैं उसका ग्रुप एडिटर था और एनडी तिवारी साहब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तिवारी जी का एक दिन फोन एक डायरेक्टर के पास गया, क्योंकि उसके 4-5 डायरेक्टर भी थे, वो अलग अलग यूनिट्स देखते थे। उस समय तक यूनिफिकेशन नहीं हुआ था कि आजकल अमुक अमुक जी सुना है, आजकल अब इस अखबार में आनंद नहीं आता और बड़े तकलीफ में हूं कि ये तो मेरा अपना निजी अखबार है और आपके तो मरहूम पिताजी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, अब आप देखिए बड़ा खराब हो गया है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई जो हमारे एमडी थे उनको भी बोला। उन्होंने 2 दिन बाद हंसते हुए कहा, साहब कुछ लगता है देहरादून में गड़बड़ है, आप जरा देख लीजिएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कहाँ से फोन आया क्या आया। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। मैंने अपनी फाइल पलटी, मुझे सब ठीक लगा। फिर उनका जो उस अखबार के चेयरमैन थे उनके पास फोन गया कि भाई आपके पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, सब थे, और आप भी देखिए छोटे थे, अब भी आप 60 साल से ऊपर हो गए और आप देखिए आजकल अखबार बहुत आपका ठीक नहीं छप रहा देहरादून में, और मैंने अमुक से बात की थी पर कुछ हुआ नहीं। उनका फोन मेरे पास आया तो मैंने अपने देहरादून के आरी को फिर दोबारा फोन किया, भाई क्या बात है। उन्होंने कहा देखिए साहब लास्ट मीटिंग में आप ये कह गए थे, ये क्या रोज एनडी तिवारी की फोटो फ्रंट पेज पे छाप देते हो। तो वो बात लगता है उन तक पहुंच गई और चूंकि हमने फोटो अंदर सेकंड और थर्ड पेज पे छापनी शुरू कर दी, इससे लगता है तिवारी जी नाराज है। तो मैंने जो जिनको मैं रिपोर्ट करता था उनको बोला, मैं चेयरमैन को सीधा रिपोर्ट नहीं करता था। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो आप करते रहिए, देख लेंगे। तिवारी जी बहुत विनम्र और अच्छे इंसान थे और विनम्रता ही उनकी शक्ति थी। वो किसी को भी पटक देते थे अपनी विनम्रता से। उसके 15-20 दिन बाद उनका चेयरमैन साहब के पास फिर फोन गया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूं, न तो कांग्रेस में मेरी कोई सुनता है, न मंत्रिमंडल में कोई सुनता है, आपकी भी अब आपके अखबार में कोई नहीं सुनता, आपकी भी उम्र हो चली है। देखिए आप भी बुरा मत मानिएगा यदि आपकी नहीं चलती है नौजवान पीढ़ी के आगे। अब उनका सुबह सुबह फोन आया, मेरी अखबार में मेरी नहीं चलती है। मेरे साहब ये रीजन है, आप मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए, तिवारी जी की सारी शिकायत बंद हो जाएगी। मैं तिवारी जी के पास ही चला गया सीधा। जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे उस समय तिवारी जी नेशनल हेराल्ड में सब एडिटर हुआ करते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब आप तो मेरे ग्रैंडफादर हुए एक तरह से जर्नलिज्म में, तो आज मैं जर्नलिज्म पर बात करने आया हूँ, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं। कहने अच्छा वो घंटे बात करते थे।
तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिश्चियन मॉनिटर ये वो सब कुछ किया। फिर बोले आजकल अखबार बड़े थके थके से लगते हैं, उनके फ्रंट पेज को खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत फोटो छपनी चाहिए, सवेरे सवेरे फटीक हो जाता है खबरें पढ़ के। तो मैंने उस दिन का वो अखबार जिसको मैं एडिट करता था निकाला। ऐश्वर्या राय कान में रेड कारपेट पे चल रही थी, फोटो 4 कॉलम में या 3 कॉलम में छपा था। मैं देखिए संसार की सबसे खूबसूरत औरत का फोटो छपा है, ये आपको कैसा लग रहा है? उनको अचानक लगा इसने तो मुझे लॉजिक से गिरा दिया। तो बोले नहीं 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 सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो मैंने कहा देखिए मैं भी चाहता हूँ कि बुजुर्ग राजनेताओं और इन सब के फोटो पढ़ने से लोगों के मन में उनके प्रति भी रिपल्शन पैदा होता है। उसके बाद तिवारी जी ने कभी शिकायत नहीं की, वो इतने बड़े आदमी थे कि वो तो अपने जन्मदिन पर खुद ही फोन कर लेते थे अगर आप करना भूल जाए। तो ये एडिटर्स में भी शक्ति होनी चाहिए। हाँ जी, वी आई थिंक वी लॉस्ट यू फॉर अ मोमेंट। आई एम बैक। इनफैक्ट मुझे पहले ही अपने जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन्हें बता देना चाहिए था कि मैं यूपी में रहता हूँ और बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप कर सकती है और पूरा रिबूट होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये मुझे पहला वाक्य बोलना चाहिए था, सॉरी। आप बोल रहे थे कि तो एडिटर्स में ये शक्ति होनी चाहिए कि वो जब इस तरीके की बात हो तो आंख में आंख डाल के बोल सके, चाहे वो लीडर हो चाहे कोई भी हो। और जब आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक हमारे बहुत बड़े मंत्री हैं जिन्होंने कभी ऑन एयर मुझसे कोई बात कही थी, उनके मुंह से निकल गई थी, मैंने भी उनको जवाब दिया था उसी समय और उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि वो दोस्त हो गए उसी दिन। जो ही हम ऑफ एयर हुए उन्होंने कहा कि शशि जी मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपने भी जवाब दिया, जर्नलिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। उनको लोग बहुत बुरा बताते हैं। तो हम खुद जब अंदर से कांप रहे होंगे तो बड़ी खराब बात होगी। दूसरी एक बात और है, मैंने 2 बड़े लोगों से सीखा। मैं इलाहाबाद में जिस मकान में रहता था उसका नंबर था 122। 121 में जज हाई कोर्ट के जजेस रहते थे। एक जज थे जस्टिस जेएमएल सिन्हा, जिन्होंने इंदिरा गांधी का फैसला दिया था। वो उस समय वही रहते थे 121 टैगोर टावर में। हालांकि हम तब वहां से चले आए थे, लेकिन वो उस समय जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दिया था, मैं ये देखता था उन दोनों जज साहिबान के यहाँ ना कोई जाता था कभी, ना उनके यहाँ मेहमान आते थे। वो ऋषि मुनियों की तरह रहते थे। उनकी अपनी पर्सनल गाड़ियां थी जिन पे कोई लाल बत्ती नहीं लगी हुई थी। उन पर्सनल गाड़ियों को ड्राइवर चलाते थे, वो पीछे बैठते थे और आगे सिर्फ हाईकोर्ट का एक अर्दली बैठा होता था जिसकी पगड़ी से लगता था कि हाईकोर्ट के जज है। तो
मैंने उससे सीखा कि आप सादगी में रहिए, आप थोड़ा, कोई जरूरत नहीं है हमको लाइजनिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है हमको पब्लिक डोमेन में जाने की, कोई जरूरत नहीं है कि हम अपना चेहरा हर जगह दिखाएं, इसके लिए और लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी अपनी जगह पर बैठकर अपना काम करते रहें, तो हमें तो वैसे ही लोग देख रहे हैं, हमें अपने को दिखाने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है ये दूसरा एक रीजन ये आ गया कि आप हर जगह अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि पत्रकार भी सेलिब्रिटी बन गए हैं, पत्रकार को सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहिए। और तीसरी वजह, कुछ एडिटर्स के पैकेजेस ऐसे हो गए कि जब जब हम पैकेजेस के पीछे भागेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वैल्यू सिस्टम पर आघात लगेगा। मैंने जब टेलीविजन छोड़ा और मैं अखबार में गया, तो मैं जस्ट हाफ सैलरी में चला गया था। मैंने पैसे नहीं मांगे थे, पैसे तो मैंने किसी से भी कभी नहीं मांगे, पर मुझे ईश्वर ने इतना दिया कि मैं संतुष्ट जीवन जीता। तो हमारा जो ट्रुथ, हमारा जो सच है, वो यही है कि हम सच के साथ खड़े रहें, इसके अलावा कुछ नहीं है। शशि जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे 1 घंटा 2 घंटा और बात करूं, और कोशिश करूंगा कि आपसे और रेगुलरली बात करूं। हमारे रीडर्स और दर्शकों के लिए अच्छा होगा। बट मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ शशि जी, आपने 4 दशक पत्रकारिता में बिना दाग के अपनी गरिमा रखते हुए, और हाँ, किसी जिस भी मीडिया प्रोडक्ट में रहे उसमें इम्पैक्ट से उसमें कुछ बदलाव लाए। तो अब शशि जी शेखर जी के लिए अगले 5-10 साल क्या कोई एक बकेट लिस्ट है, एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई है जो आप नहीं कर पाए और करना चाहते? नहीं, कोई बकेट लिस्ट मैंने कभी बनाई नहीं। मेरे लिए आज का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम खबर में जीते हैं, तो खबर हम बनाते तो है नहीं, हम खबर कवर करते हैं। तो खबर भगवान जाने कैसी आ जाए, कब आ जाए, किस तरीके की आ जाए। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा आज का जो भी अखबार, चैनल जो भी मुझे मिला, हम आज का काम बेहतर तरीके से करें, क्योंकि आने वाले कल की बुनियाद सिर्फ इस आज पर टिकी है। मैंने कभी कोई बकेट लिस्ट नहीं बनाई, मैं कभी कोई बहुत एम्बिशियस आदमी नहीं रहा। लेकिन ईश्वर ने मुझे 24 साल की उम्र में एडिटर के पद पर बैठा दिया। मैं पहली बात अपने को एडिटर भी नहीं कहता, मैं पत्रकार बोलता हूँ या प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर बोलता हूँ। ये एक पद है, लेकिन 24 साल की उम्र में हासिल हो गया था। आज मैं 36 साल से उसी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ अलग-अलग संस्थानों में। मुझे ऐसा लगता है वो अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि इन 36 सालों में जिस संस्थान में रहा, उस संस्थान में कुछ थोड़ी-सी भूमिका अदा कर पाया और उसके ज़रिए समय और समाज में भूमिका अदा कर पाया। तो वो आज का काम मैं कर सकूँ, बकेट लिस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये सारी बातें बाद में तय होती हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। वो दूसरों के हवाले कर देता हूँ। कुछ खुद तारीफ़ करते हैं, कुछ बुराई करते हैं। बुराई करने वाले भी मुझे नहीं जानते और तारीफ़ करने वाले भी मुझसे बहुत कम मिले हुए हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आज का काम करता हूँ। शशि जी, आप संपादक तो हैं, या यू आर साउंडिंग लाइक अ फिलोसफर, एंड वो अनुभव से और एक कन्विक्शन से आता है जो आप कह रहे हैं। सो वी विश यू लक, एंड वी होप टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू सून। और एक्सचेंज फॉर मीडिया और समाचार फॉर मीडिया के संपादकों को, और पाठकों को और दर्शकों को आपने आज जो ज्ञानवर्धन किया और अपने अनुभव की चर्चा की, उससे पत्रकारिता के सरोकार में कुछ इजाफा होगा। And as you rightly said, the best thing is to be in the moment, give it your best, and excellence will happen. So हम आपको पत्रकारिता में अगले 10-20 साल अग्रसर देखें, और आप जैसे संपादक और पत्रकार जो नई पीढ़ी के पत्रकार है उनको गाइडेंस और इंस्पिरेशन देते रहे। We wish you luck and thank you for talking to us. थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, मुझसे बात करने के लिए। और आपसे निजी बातचीत हो या प्रोफेशनल बातचीत हो या पब्लिक बातचीत हो, हमेशा आनंद आता है। और आपसे इसी तरह से बस बातचीत के दौर चलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।